हाँ बच्चों, आपने आई होप कि आप सबने मेरे न्यूटन की गति के नियम को लास्ट वीडियोस में देखा होगा और आप सबने ही चैनल मेरा सब्सक्राइब भी किया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आगे भी सारा ही एनएस का कोर्स आपको वीडियोस के थ्रू ही पढ़ा के खत्म करने वाली हूँ। अच्छा, अब आज मैं आपको संवेग संरक्षण का नियम समझाऊंगी। संवेग संरक्षण, संरक्षण जैसे कि ये वर्ड बता रहा है आपको कि संवेग का संरक्षण। अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई दो वस्तुएं अगर आपस में टकराती हैं और उन पे कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाया जाता है, तो टकराने के पहले जो पहली जो वस्तु है जो कि दूसरी वस्तु से टकराई है, तो टकराने के पहले जो पहली वस्तु का संवेग रहता है वही टकराने के बाद दूसरी वस्तु का संवेग होता है, बशर्ते कि हम उसमें कोई और अतिरिक्त बल ना लगाएं और उनका द्रव्यमान भी बराबर है। तो ठीक है कि जब भी कोई दो वस्तुएं टकराती हैं तो एक वस्तु का संवेग दूसरी वस्तु, जितना एक वस्तु का संवेग होता है वही ट्रांसफर होके दूसरी वस्तु में चला जाता है। ठीक है, तो संवेग किससे डिनोट करते हैं? P से। तो अगर अतिरिक्त बल ना लगाओ, यानी कि अगर F बराबर 0 है तो P1 बराबर P2 है। यहाँ P1 क्या है? P1 टकराने वाली वस्तु का संवेग है और P2 क्या है? जिससे वो टकराई है उसका संवेग। ठीक है, और गति भी बराबर होती है कि जिस वेग से वो आती है उसी वेग से। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं। अगर यहां पर हम 5 कंचे रख लें, ठीक है, और एक कंचे से अगर हम यहां पर इसमें ठोकर मारेंगे तो क्या होगा? आप देखेंगे कि ये जो कंचा है ये उतनी ही दूरी, जितनी ये दूरी से आया है उतनी ही दूरी खिसक के आगे चला जाता है। तो ये जो संवेग है ये कहां ट्रांसफर हो गया? संरक्षित हो गया यहां। अगर यही जो कंचे हैं इन्हीं में हम कोई दो कंचे अगर और ले ले, मान लीजिए ये दो कंचों को अगर हम दूर लाते हैं और फिर इनमें टक्कर मारते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो दो हैं ये दो कंचे बाहर चले जाएंगे। यानी संवेग जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, और ये होना चाहिए कि इन सभी का द्रव्यमान बराबर हो और जो वेग होगा यानी जो गति होगी जो आने की होगी वही आगे खिसकने की भी होगी। ठीक है, तो ये है संवेग संरक्षण का नियम। हाँ, अब ये हमने आपको जैसे बताया कि द्रव्यमान बराबर होना चाहिए और वेग भी बराबर होगा। तो क्यों? आप जानते हैं P बराबर क्या होता है? mv। तो P1 क्या होगा? m1 v1 बराबर m2 v2। तो द्रव्यमान बराबर होना चाहिए और जो गति होगी जिस वेग से वो टकराएगा उसी वेग से वो आगे जाएगा। ठीक है, तो संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं वो संवेग को ट्रांसफर कर देती है, उसी संवेग जो है से वो वस्तु दूसरी वस्तु आगे बढ़ती है। ठीक है, अब मैं आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से भी ये समझाऊंगी। हाँ बच्चों, मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण के तीनों नियम बताए और संवेग संरक्षण का नियम बताया। आई होप आपने पहला वीडियो, इससे पिछला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण के
तीनों नियम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। अब इन्हीं सभी नियमों से मिलता हुआ मैं यहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स समझा रही हूँ। ये न्यूमेरिकल समझ के आप इसी की तरह और न्यूमेरिकल्स भी करने में आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो मैं बता रही हूँ, एक गोली जिसका द्रव्यमान 0.03 किलोग्राम है उसे 100 मीटर प्रति सेकेंड वेग से बंदूक से दागा गया। बंदूक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। बंदूक के प्रति छेद वेग की गणना करनी है। अब जब भी बंदूक और गोली, इसमें कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है, बंदूक भी और गोली भी, इसीलिए हम इसमें बंदूक का और गोली का दोनों का द्रव्यमान लेंगे और दोनों का ही हम वेग लेंगे। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग भी। और आप जानते हैं जो संवेग होता है वो भी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही होता है। और ये भी आपको संवेग संरक्षण के नियम से पता है कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो एक का संवेग जो होता है वो दूसरे में चला जाता है, संरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बंदूक और गोली, और आपने क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये भी आपने गुरुत्वाकर्षण का जो तीसरा नियम था, आपने जो न्यूटन का तीसरा नियम था उसमें आपने उसको सीखा। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसमें ये कहाँ इन्वॉल्व है, बंदूक से जब गोली गई तो गोली आगे की तरफ गई, बंदूक पीछे की तरफ हुई। ठीक है, तो वो क्रिया थी, ये प्रतिक्रिया थी, पीछे आना। ठीक है, तो ये नियम आपको सब पता है, इसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल होगा। तो अब आपको पता है यहाँ पर हम किसका किसका द्रव्यमान लेंगे। पहले हमने बंदूक का द्रव्यमान लिया m1 3 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग चाहे बंदूक का प्रारंभिक वेग हो या गोली का प्रारंभिक वेग हो, दोनों 0 होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बंदूक हम ऐसे पकड़े, गोली भी स्थिर है और बंदूक भी स्थिर है, तो दोनों का जो प्रारंभिक वेग यानी u1 और u2, बंदूक का प्रारंभिक वेग u1, गोली का प्रारंभिक वेग u2, दोनों ही 0 होंगे। फिर बंदूक का अंतिम वेग यानी हमें निकालना है बंदूक के प्रतिक्षेप वेग की गणना करें। प्रतिक्षेप वेग यानी जब बंदूक से गोली निकल के जाती है उस समय वो बंदूक का अंतिम वेग होगा, वही उसका प्रतिक्षेप वेग होगा, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और हमें गोली का, जब गोली निकल के जा रही है वो गोली का अंतिम वेग है, जिस वेग से वो जा रही है वो कितना है 100 मीटर प्रति सेकेंड, यानी वो हमें पता है v2, यानी जो गोली का अंतिम वेग है v2 वो हमें पता है 100 मीटर प्रति सेकेंड है। अब हमने आपको बताया कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हमने क्या सीखा था, P1 बराबर P2, यानी जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो दोनों का जो संवेग है वो बराबर होता है, एक से जाकर दूसरे में संरक्षित हो जाता है। तो जिस वेग संवेग से वो टकराती है वो सारा का सारा संवेग अपने टकराने वाली चीज जिससे वो टकराती है उस पर ट्रांसफर कर देती है। तो P1 बराबर P2। अब हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है mv, यानी कि द्रव्यमान इंटू क्या वेग। ठीक है, तो अब आया यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 के लिए m1 u1 प्लस m2 u2, ये बंदूक और गोली का शुरुआत वाला वेग है, शुरुआत वाला संवेग है। ठीक है, बराबर m2 m1 v1, ये v1 यानी यहाँ पर क्या हुआ, अंतिम वेग लिख लिया, प्लस m2 v2, ये दोनों अंतिम संवेग है और ये दोनों प्रारंभिक संवेग है, दोनों बंदूक और गोली के, और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि यहां से पूरा संवेग यहां पर ट्रांसफर हो गया। अब u1 और u2 आप देख रहे हैं, ये u1 और ये u2 दोनों 0 है। यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे और यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा फिर इज इक्वल टू m1 v1, m1 क्या है हमारा 3 kg, v1 हमारा क्या है, v1 हमें निकालना है, यानी कि बंदूक का अंतिम वेग हमें निकालना है v1, प्लस m2 क्या है हमारा, m2 है 0.03 इंटू v2 क्या है 100। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है v1, तो v1 इज इक्वल टू 0.03 इंटू 100 अपॉन 3। ठीक है, ये पॉइंट हटाए अगर हम तो ये 20 लगा सकते हैं, 100 से 300 काटा, 3 बार गया, इस 3 से 3 काट दिया और क्या बचा 1।
तो अब हम कह सकते हैं बंदूक के प्रतिक्षेप वेग कितना हुआ, 1 मीटर प्रति सेकंड। यानी v1 का जो मान था वो 1 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए आपने अभी तक जो भी सिद्धांत पढ़े हैं, जो भी नियम पढ़े हैं, चाहे वो क्रिया का प्रतिक्रिया हो और चाहे संवेग संरक्षण का, वो दोनों ही इस्तेमाल हुए। अब यहाँ पर एक चीज अभी हमने मिसिंग करी कि क्रिया का प्रतिक्रिया जो नियम होता है उसमें क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, तो इसलिए यहाँ पर एक बल पीछे की ओर लगता है और पीछे की ओर जब लगता है तो उसको हम माइनस लगाएंगे यहाँ पर, इसलिए हम उसमें माइनस लगाएंगे। जब भी यहाँ पर ऐसे ये करेंगे, वेग की गणना करेंगे तो ये माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आप न्यूमेरिकल करें, बंदूक से गोली निकलती है तो आप उसमें माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि उस दशा में, उस सिचुएशन में क्रिया का प्रतिक्रिया हो रही है, क्रिया भी हो रही है, प्रतिक्रिया भी हो रही है उस क्रिया की। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस का निशान इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बैकवर्ड साइड में भी एक प्रतिक्रिया हो रही है और यहाँ पर भी उसका मान जो आएगा वो माइनस में आएगा। यहाँ हम माइनस लगाएंगे v1 निकालने के लिए, यहाँ माइनस लगाएंगे। बस यहाँ पर क्यों लगाया? क्योंकि एक फोर्स बैकवर्ड साइड में भी लग रहा था। जब भी हमारा कोई ऐसा न्यूमेरिकल होगा जिसमें क्रिया का प्रतिक्रिया के नियम को हमें अप्लाई करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर माइनस में करके उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे और ये आया प्रतिक्षेप वेग -1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल समझा रहे हैं। हाँ, दूसरे सवाल के लिए एक मोटरसाइकिल 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 6 सेकंड लगता है। मोटरसाइकिल पर ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना करो अगर चालक के साथ मोटरसाइकिल का द्रव्यमान 175 किलोग्राम है। अब आपने देखा कि सबसे पहले एक मोटरसाइकिल 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी, तो ये क्या हुआ मोटरसाइकिल का प्रारंभिक वेग, यानी कि ये हुआ u। फिर ब्रेक लगाने के बाद वो रुक गई, तो रुक गई यानी वो उसका अंतिम वेग हुआ। तो अंतिम वेग जब रुक गई तो कोई वेग ही नहीं है, यानी क्या हो गया, अंतिम वेग 0, यानी ये क्या हुआ v = 0। फिर कितने समय के बाद, 6 सेकंड के बाद। ठीक है, अब एक चीज आप और देखिए, यहाँ जो चाल या तो वेग या चाल है वो किलोमीटर पर आवर में दी जाती है या फिर मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में दिया है और समय दिया है सेकंड में। या तो इस सेकंड वाले समय को हम आवर में बदलें यानी घंटों में बदलें, या किलोमीटर प्रति घंटे को हम यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो इसको बदलना आसान रहेगा तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। अब समय कितना है, 6, यानी ये t है। बल यानी हमें फोर्स यानी F, फोर्स हमें निकालना है, और द्रव्यमान यानी m, मास कितना है, 175 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमको फॉर्मूला ये पता है, हमने अभी पढ़ा है ये फॉर्मूला कौन सा, F = ma, पढ़ा है आपने, लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने। अब a, यहाँ पर a एक्सेलरेशन तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन अब हमें उससे पहले हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं जो कि गति के तीनों नियम थे। तो उसमें क्या एक नियम था, v = u + at था। अगर हमें a का मान निकालना होता था तो v - u/t, इससे हम निकाल सकते थे। इसीलिए कहते हैं जो आपका 9th लेसन है वो 10th लेसन है, आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देखिए, बुक से भी पढ़िए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने एक भी फॉर्मूला बीच में से स्किप कर दिया तो आप आगे के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब अगर हम v - u/t से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम ये लिख लेते हैं, a = v - u/t। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या कहा, पहले हम ये किलोमीटर पर आवर में है u, तो u का मान अभी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। उसके लिए हमारा 72 है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर यानी उसको मीटर में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, और अपॉन हम डिवाइड पर आवर यानी बटे 1 घंटा है, 1 घंटा को हम सेकंड में बदलेंगे तो कितने, 60 × 60 यानी कि 3600 से करेंगे। बच्चों या तो आप इससे कर सकते हैं और या आप 1000/36 का एक रिड्यूस फॉर्म याद कर लीजिए।
वो क्या होता है, 0 से 0 का 5 2 2 5 10 और 2 यहाँ 18 यानी 5/18 5/18 ये होता है 1000/3600 का रिड्यूस फॉर्म, जिससे आपको कैलकुलेशन के लिए इतना बड़ा डिजिट लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप 5/18 लिख के भी इसको आप रफ में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ये लिखेंगे चाहे ये लिखेंगे, आपकी वैल्यू सेम आएगी। अब यहां से 2 0 गए, ये 2 0 गए, अब यहाँ ये 2 36 2 72 और क्या आ गया हमारा, इसका मान आ गया, ये क्या था u। अब u का मान जो आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर आप इससे यूज करते हैं, देखिए यहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं 72, ठीक है, वो भी यही है 18 4 72 और 5 4 20, यहाँ भी 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप 1000/3600 भी लिख सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ऑब्वियस है 1000 से मल्टीप्लाई, और अगर हम r को सेकंड में बदलते हैं तो 3600 से ही हमको डिवाइड करना पड़ता है, या हम 5/18 जो इसकी रिड्यूस फॉर्म है उसको भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। तो अब हमारे पास u का मान यहाँ पर क्या आ गया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर रख कर देते हैं। अब आया v माइनस u/t, तो आपको पता है v का मान तो 0 था क्योंकि रुकने के बाद अंतिम में कुछ भी नहीं था, माइनस 20 अपॉन t यानी कि 6, यानी a इज इक्वल टू 20/6 आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू या तो हम यहाँ पर इसको रिड्यूस कर ले, और या हम इसकी पूरी वैल्यू f बराबर ma, ये जो फॉर्मूला है इसमें लिख दें। तो f बराबर क्या हो जाएगा, m कितना है 175 इंटू 20/6। हाँ, तो इसको जो आप करेंगे कैलकुलेटर से मैंने करा है, तो क्या आया 583.33 बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, या इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सब बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज करिए, और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करिए, जिससे कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है।